हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे जीडीसी की भर्ती आना शुरू हो गई है और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीसी भर्ती को लेकर। आपके जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी डाउट्स है, उनको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी भाई लोग किसी भी जोन से हो, आप अगर जीडीसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और जीडीसी की भर्ती आपकी शुरू हो चुकी है, तो आपकी सभी जोन से वैकेंसी आने वाली है। ये बात एकदम कंफर्म है। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्विस रिकॉर्ड को लेकर। कई सारे साथियों का जो है अभी तक जो ग्रेजुएशन वगैरह है या आपकी जो भी डिग्रियां वगैरह हैं वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो वो क्या जीडीसी का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उनको क्या करना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए क्या इस बार अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा क्या, और जेडब्ल्यू क्लर्क और एसएम की भर्तियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है, 2 साल की अनिवार्यता यहाँ पे रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और जीडीसी में इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जो भाई लोग जहाँ से जीडीसी की भर्ती आ चुकी है वो अगर फॉर्म भी भर रहे हैं तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया आपका 8/7/2026 का एनएफआर के, इस नोटिफिकेशन के आधार पे आपके सभी सवालों के जवाब मैं देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपके सर्विस रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो सर्विस रिकॉर्ड कई सारे साथियों का नहीं जुड़ा होगा, तो आप उसको एचआरएफ पे ऐड करवा लीजिएगा। और उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, 2 कॉपी में आपको एप्लीकेशन बनानी है और यहाँ पे आपका जो भी डीलिंग क्लर्क है उसको एप्लीकेशन देनी है। आपके जो इंचार्ज है उनसे फॉरवर्ड करवा के, तो वहां पे उनको आपको देनी है। और एक जो कॉपी है उस पर आपको रिसीव ले लेनी है, रिसीव आपके पास में रखनी है। कई सारे साथियों का कहना है कि सर हमने कई बार बोल दिया है, कई बार एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐड नहीं हुई। तो देखिए, ऐड करना उनका काम है, आपको एक कॉपी लेके अपने पास में रख लेनी है और उनको रिमाइंड करवाना है कि हमारी जो है एचआरएम्स के ऊपर हमारी डिग्री या जो भी चीजें आप ऐड करवाना चाह रहे हो वो ऐड नहीं हुई है। अगर वो फिर भी नहीं होती है तो बाद में आपका जब डीवी वगैरह होगा तो कोई अगर दिक्कत आती है तो आपके पास में जो रिसीव्ड रहेगी वो आपके यहाँ पे काम आने वाली है। तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। एचआरएस पे कोशिश करो कि ऐड हो जाए आपके डीलिंग कलर को बोल के। अगर नहीं भी होती है तो आप 2 कॉपी बनवा के 1 कॉपी में आप रिसीव लेके अपने पास में रख लीजिएगा। इस बार दोस्तों फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों का, चाहे कितनी पोस्ट हो, जैसे कि मान लो किसी भर्ती की मैं सीआर की बात करूं तो वहां पे 19 टाइप की वैकेंसी थी। तो जितनी भी वैकेंसी हो सभी का एक ही फॉर्म आपको भरना है, अलग से अलग फॉर्म आपको नहीं भरना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उन्हीं पोस्टों के लिए आपको आवेदन करना है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, उस फॉर्म को उसको आपको उसमें नहीं डालना है। इसके अलावा जैसे कि मान लो आप कोई 4 पोस्ट में एलिजिबल हो या 5 पोस्ट में एलिजिबल हो, तो आपको वहां पे प्रेफरेंस देनी है। आप सबसे पहले मान लो 500 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, तो आप सबसे पहले किस पोस्ट पे जाना चाह रहे हो उसको आपको प्रेफरेंस को ध्यान में रखिए, बाद में आपको पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे और भी कई सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म डालते समय आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। एलपी वाले भाइयों के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे उसमें आप किस ट्रेड से आईटीआई कर रखी है वो आपको डालना है। और आईटीआई और एलपी और टेक्नीशियन के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको ये बताना है कि आपका जो ट्रेड का पेपर रहेगा वो किस ग्रुप से आप देना चाह रहे हो। यहाँ पे आगे जो है सारे कुछ ग्रुप दे रखे हैं, तो वो भी आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना होगा। और 10 मिनट के लिए यहाँ पे आपका ये स्टेज होने वाला है सीपीटी डीवी मेडिकल, ये चीजें। बाकी अगर इन पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हो तो इस चीज का विशेष तौर से आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एज का आपको पता ही है, 42 साल यूआर वालों के लिए, 42+3 आपके ओबीसी और 5 साल के एससी एसटी वालों को। नॉन एलिजिबिलिटी के लिए आपको वही चीजें हैं कि आप हायर ग्रेड के लिए अगर काम कर रहे हो तो आप लोअर ग्रेड के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। और कोई भाई जो यहाँ रिजल्ट वगैरह का इंतजार कर रहे हैं फाइनल का, वो इंतजार नहीं कर सकते, वो फॉर्म नहीं भर सकते। और अकाउंट डिपार्टमेंट के लो वाले ये हैं, आरपीएफ आरपीएस वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ट्रेनिंग में अगर कोई भाई है तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो फॉर्म कौन भर सकता है, तो देखिए एनएफआर के अंदर वो कार्यरत होना चाहिए, एनएफआर से इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए दूसरे जोन में, या फिर उसको उसने रिजाइन नहीं किया हो। इसके अलावा वहाँ पे वो सर्विंग एम्प्लॉय हो, यानी उसकी एचआरएम आईडी वगैरह बन गई है और ट्रेनिंग के बाद में वो इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपको 2 दिन भी हुए हैं काम करते हुए इंडिपेंडेंट रूप से, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल की अनिवार्यता यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और देखिए, यहाँ पे आप सेम ग्रेड के अंदर भी जा सकते हो। सेम ग्रेड का रूल ये है, जीडीसी का नियम ये है मोटा मोटा, कि आप जो है या तो अपर ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हो या फिर सेम ग्रेड के लिए। तो सेम ग्रेड में एक कंडीशन है कि अगर आप मान लो अभी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट में हो तो आप सेम ग्रेड के लिए सेफ्टी वाली पोस्ट पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट पे हो तो भी आप जो है सेफ्टी वाली पोस्ट पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर सेफ्टी वाली पोस्ट पे हो आप वर्तमान में और सेम ग्रेड पे नॉन सेफ्टी की कोई पोस्ट आई है तो उस पर आप आवेदन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है।
एक भाई ने पूछा था कि सर सर्टिफिकेट हमारा कौन सा लगेगा, तो देखिए अभी आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि आप जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ वही कैटेगरी आपकी मानी जाएगी। लेकिन जब आपका डीवी होगा तो आपसे यहाँ पे ओबीसी वालों से ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो कि डीवी के टाइम से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और इसके आगे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। ये सारा कुछ काम जो है आपका डीवी में रहने वाला है। अभी आपके फॉर्म में ये सब चीजें नहीं मांगी जाएगी। आगे आपको और बताते हैं, एक चीज और स्पष्टली मेंशन है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए चुने जाओगे आपको एक बॉन्ड भी यहाँ पे भरना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए रहेंगे आपकी अलग अलग टाइप से यहाँ पे ट्रेनिंग भी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है सेल्फ बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आपकी रहेगी। ओनली द कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड लैंग्वेज व्हाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी दोनों में से आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपका पेपर जो है इंग्लिश में आएगा और आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अपना फॉर्म भरते टाइम हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे चुने। एग्जाम की डेट 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। और सभी का जो है एक आपका कॉमन एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे फिर आगे जो प्रोसेस रहने वाले, जैसे एलपी के लिए आपका जो है यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा। एप्टीट्यूड में 1:8 के रेशो में पास किया जाएगा, यानी जितनी पोस्टें रहेगी उसका 8 गुना को एप्टीट्यूड के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रेन मैनेजर उसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा। टेक्नीशियन में एक एग्जाम होगा और आपका जेई के अंदर भी एक एग्जाम होगा। उसके बाद में सारी कुछ प्रोसेस रहने वाली है। जीडीसी प्रोसेस और एग्जाम यहाँ पे दे रखा है। देखिए टेक्नीशियन के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, एनटीपीसी के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। जीडीसी प्रोसेस एंड सिलेबस एलपी के लिए देखिए यहाँ पे इस बार बड़ा चेंजेस के अंदर हुआ है। पहले पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पेपर इसके हुआ करते थे एक ही दिन के अंदर, लेकिन इस बार सबको मिक्स करके यहाँ पे एक ही पेपर आपका रहने वाला है, जो कि 120 मिनट का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। पहले ट्रेड का पेपर अलग से आया करता था, लेकिन अब ट्रेड को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। 25 मैथमेटिक्स रहेंगे, 25 जनरल इंजीनियरिंग, 25 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और 25 आपकी ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो एलपी वाले भाइयों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा आपको आईटी जो ट्रेड वगैरह है, किस किस ट्रेड वाले और डिग्री डिप्लोमा वाले या बीटेक वगैरह भी इसमें एलिजिबल है, अगर इन सब ट्रेड से आपने कर रखा है तो। आगे लिखा है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपका वही 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। और इसमें भी बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले यहाँ पे 70-30 का, 70 सीबीटी का और 30 से एप्टीट्यूड का रेशो रहा करता था। अब 50-50 का आपका रेशो रहेगा। 50 का आपका एप्टीट्यूड का रहेगा और 50 का आपका जो है यहाँ पे एग्जाम करेगा। तो ये इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी लागू की गई है। जीडीसी प्रोसेस एग्जाम ये आपका टेक्नीशियन के लिए रहने वाला है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सिलेबस आपका सारा कुछ रहने वाला है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा ये सब चीजें। जनरल अवेयरनेस है, जनरल लिटरेसी, बेसिक साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। ये टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसमें देखिए टेक्नीशियन के अंदर सिर्फ आईटीआई वाले या अप्रेंटिसशिप वाले भाई लोग ही आवेदन कर सकते हैं। और आगे जो है आपका टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए, ये ग्रेड फर्स्ट की बात थी, ये ग्रेड 3 के वालों के लिए है। और आगे जो है आपका जीडीसी आपके जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए एक पेपर तो आपका सबका कॉमन होगा। लेकिन आगे जो ट्रेड का पेपर रहेगा उसके लिए आपको इनमें से कोई एक ग्रुप, ये तो आपका सिंपल एक पेपर हो गया सीबीटी का। इसके बाद में आपका ट्रेड के लिए इनमें से कोई सा भी एक ग्रुप आपको चुनना होगा, जिस भी ग्रुप में आप आते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन भी आपका यहाँ पे होने वाला है। जीडीसी जो है आपका ट्रेड मैनेजर के लिए आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि ये जो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कोरिजेंडम इसका जरूर निकलेगा, क्योंकि रेलवे खुद का कहना था कि हम सीबीटी 2 के मोड के आधार पर एग्जाम लेंगे। तो सीबीटी 2 में आपका एनटीपीसी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड मैनेजर में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90 मिनट में, लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही है, जो कि आपका सीबीटी 1 का पैटर्न है। तो ऐसे में इसमें चेंजेस होना लाजमी। इसमें 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसका कोरिजेंडम जल्दी यहाँ पे जारी हो जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है। मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें इसके अंदर रहने वाली है। अब आगे देखिए फोटोग्राफ किस तरीके से रहनी चाहिए, सब चीजें लिखी है। सिग्नेचर किस हिसाब से होनी चाहिए और अदर जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चढ़ने वाले हैं, इसको आपको डिटेल से पढ़ना है नोटिफिकेशन को, और उस हिसाब से फॉर्म आपको भरना है। इनवैलिड एप्लीकेशन देखिए, इनमें से अगर आपने कोई सी भी गलती की है तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दे रखे हैं और भी कई सारी चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। और यहाँ पे स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किसी भी टाइप से आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, अन्यथा आपके विभाग की कार्रवाई भी की जाएगी और आपको एग्जाम से बाहर भी कर दिया जाएगा। ये सब चीजें इसके अंदर डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और कुछ फॉर्मेट भी दे रखे हैं कि किस किस फॉर्मेट में क्या करना है। आगे आपको हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन दे रखी है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या कुछ चीजें हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि जेडब्ल्यू कलर की और एसएम की पोस्ट है। इस बार देखिए एसएम की ये जो भर्तियां होती है यहाँ पे बहुत ही कम रहती है एक तरीके से। जेडब्ल्यू की और कलर की वैकेंसी भी यहाँ पे वैकेंट नहीं होगी जीडीसी कोटे से। जहां से वैकेंसी है, जैसे सेंट्रल रेलवे वैकेंसी थी तो वहां से स्टेशन मास्टर भी आई, जेडब्ल्यू में कलर सबकी वैकेंसी आई है। जहां से वैकेंसी रहेगी वहां से आएगी। और बाकी सभी जोन से मैं आपको फिर कहूंगा कि जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं आप जरूर अपनी तैयारी को रेगुलर रखिएगा, क्योंकि इस बार जीडीसी का एग्जाम भी आसान नहीं होगा। काफी सारे नए एम्प्लॉय भी शामिल इसके अंदर हुए हैं। ऐसे में आपको अच्छी खासी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो जीडीसी की तैयारी कीजिएगा, भर्ती आपको सभी जगह से जल्द देखने को मिलेगी। तो यदि दोस्तों अपडेट आए जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।